हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। इस क्लासेस के माध्यम से मेरी कोशिश रहेगी कि जो यूजीसी नेट और स्टेट लेवल के सेट एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में हेल्प हो। तो आज के पहली क्लास में मैं कोशिश करूंगा आर्थिक सिद्धांत का स्वरूप और उसकी परिभाषा स्पष्ट करने की, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट की स्टार्ट या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के पहले हमें उसका स्वरूप पता होना चाहिए। और किसी भी सब्जेक्ट की परिभाषा वो होती है जिसके माध्यम से हम उसमें किस चीज का अध्ययन करते हैं हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अर्थशास्त्र का परिचय। अर्थशास्त्र क्या होता है? आपने बहुत बार सुना होगा कि व्यक्ति की आवश्यकताएं कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। लेकिन इन आवश्यकताओं को जो पूरा करने वाले संसाधन हैं, रिसोर्सेस है, वो तो अनलिमिटेड नहीं है, वो तो लिमिटेड होते हैं। तो ऐसे में हमारे सामने जो समस्या आती है उसे हम कहते हैं चुनाव की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और इसी का अध्ययन अर्थशास्त्र में करा जाता है। अर्थशास्त्र का अध्ययन का केंद्र बिंदु ही रहा है अनलिमिटेड नीड्स को किस तरीके से फुलफिल करा जाए। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के परिचय में अलग अलग इकोनॉमिस्ट आए जिन्होंने अपनी तरीके से अर्थशास्त्र की परिभाषाएं दी। तो आने वाले अगले स्लाइड में हम अर्थशास्त्र की अलग अलग परिभाषाएं देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले परिभाषा स्टार्ट करने से पहले मैंने आपकी स्लाइड में नीचे देखना एक क्वेश्चन रखा है। क्वेश्चन मतलब एक पॉइंट है जिसमें मैंने क्या लिखा है, एडम स्मिथ इज फादर और फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों लिखा गया है, क्योंकि हमने तो साफ साफ सुना है, हमें तो पता है कि एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ कौन है? तो अर्थशास्त्र के जनक है, क्योंकि वही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अर्थशास्त्र को या इकोनॉमिक्स को सबसे पहले सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में हमारे सामने लाया था। और समय क्या था? 1776 का समय था, और उनके बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। लेकिन एडम स्मिथ फादर अगर है तो हमें सबको पता है कि फादर हम उस व्यक्ति को कहते हैं जिसने किसी सब्जेक्ट को जन्म दिया है, उसके पहले वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो क्या अर्थशास्त्र एडम स्मिथ के पहले नहीं था क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एडम स्मिथ के पहले भी इकोनॉमिक सब्जेक्ट था। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो आप सभी ने सुना होगा चाणक्य के बारे में। चाणक्य नीति तो हम सब परिचित हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक राजा को अगर कुशल प्रशासन करना है तो उसे जनता से कर के रूप में कुछ रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए, उनसे कुछ कर लेना चाहिए। और उस कर के बदले में उनके संपत्ति का संरक्षण करना, उनके ऊपर होने वाले आक्रमण से उनको बचाना, इस तरीके की उनको सेवाएं देनी चाहिए। यानी चाणक्य ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एडम स्मिथ के पहले भी ही इकोनॉमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी। लेकिन डिफरेंस ये था कि उस समय तक अर्थशास्त्र को किसी ने भी स्वतंत्र सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ाया था। अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान का पार्ट था, और इसलिए तब तक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसी भी व्यक्ति को नहीं पहचाना जाता था। लेकिन एडम स्मिथ वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1776 में इस विश्व के सामने अर्थशास्त्र को स्वतंत्र सब्जेक्ट के रूप में परिभाषित करा। और यही वजह है कि तब से हम एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहने लगे। यानी कि कुछ इकोनॉमिक्स में फादर कहते हैं तो कुछ फाउंडर कहते हैं। भले आप उसे फादर कहो या फाउंडर कहो, लेकिन एडम स्मिथ की कंट्रीब्यूशन को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। और यही वजह है एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के फादर या फिर फाउंडर कहा जाता है। इस तरीके से उनका सबसे इम्पोर्टेंट अर्थशास्त्र से संबंधित कंट्रीब्यूशन है। और एडम स्मिथ जिस विचारधारा से आते हैं उस विचारधारा को हम कहते हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स। क्लासिकल यानी सनातनवादी। ठीक है, अब इस स्लाइड में हम देखेंगे अर्थशास्त्र के जो पिता है एडम स्मिथ, उन्होंने जो बुक लिखी थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में, उसमें उन्होंने अर्थशास्त्र को कैसे परिभाषित करा था। ठीक है, एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम धन का अध्ययन करते हैं। यानी कि एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इस परिभाषा में हम अर्थशास्त्र के सही सही सब्जेक्ट को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि एडम स्मिथ ने क्या सोचा था, क्या कहा था कि अर्थशास्त्र सिर्फ धन का अध्ययन करता है।
जो भी चीज धन के अलावा होती है वो अर्थशास्त्र का अध्ययन का केंद्र बिंदु नहीं है। जैसे कि आज हम पढ़ते हैं विकास का अर्थशास्त्र, या फिर आज हम पढ़ते हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स। क्या ये अर्थशास्त्र का अध्ययन बिंदु नहीं है क्या? हाँ है, अध्ययन बिंदु तो है। लेकिन जब पहली बार एडम स्मिथ ने अपने बुक में अर्थशास्त्र को डिफाइन करा था, तो उसमें बस उनका फोकस रहा था कि धन का विज्ञान है। उन्हीं के विचार को फॉलो करा था डेविड रिकार्डो ने। डेविड रिकार्डो भी इकोनॉमिक्स ही थे, और ये भी कैसे इकोनॉमिक्स थे? क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे। और उन्होंने क्या कहा था? अर्थशास्त्र धन के, सॉरी, अर्थशास्त्र धन के उत्पादन तथा उपभोग की अपेक्षा धन के वितरण पर अधिक बल देता है। यानी कि इन्होंने वितरण पर अधिक फोकस करा है, और एडम स्मिथ ने धन के कलेक्शन पे फोकस करा था। यानी कि एडम स्मिथ से रिकार्डो तक आते आते हमारी परिभाषा में क्या चेंज हुआ कि रिकार्डो ये धन के वितरण का अध्ययन करने लगे। लेकिन बात धन का उत्पादन हो या धन का वितरण हो, दोनों ही परिभाषाएं अर्थशास्त्र का जो स्कोप है उसको बहुत लिमिटेड करती है। और इसी वजह से कार्लाइन और रस्किन नाम के जो दो इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने अर्थशास्त्र की इस परिभाषा की कड़ी निंदा की और आलोचना की। और क्या कहा? उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र अगर सिर्फ धन का ही अध्ययन है तो ये कैसा सब्जेक्ट बना? मैमोन ऑफ वर्शिप वाला सब्जेक्ट बना, यानी कि कुबेरपंथ वाला सब्जेक्ट बना। कुबेरपंथ मतलब कैसा? जो सिर्फ धन का अध्ययन करता है। और इसी वजह से इकोनॉमिक्स के ऊपर लोग थोड़ा सा डाउट से देखने लगे कि क्या सिर्फ इसमें धन का ही अध्ययन होगा क्या? नहीं। आगे कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट आए जिन्होंने इस परिभाषा को सुधारा, और उसमें उन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट किया। तो आगे हम देखेंगे नेक्स्ट परिभाषा, जो अर्थशास्त्र की एक अच्छी स्टैंडर्ड परिभाषा मानी जाती है, जिसने अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण में चेंजेस करा, जिसको हम कहते हैं नवसनातनवादी अर्थशास्त्र, यानी कि नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, जिनका नाम है अल्फ्रेड मार्शल। आप सभी को ही पता होगा अल्फ्रेड मार्शल कौन है। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, आने वाले आगे के लेक्चर्स में हम जब अलग अलग थ्योरीज पढ़ेंगे, तो हम खास तौर से माइक्रो इकोनॉमिक्स में बार बार अल्फ्रेड मार्शल का नाम सुनेंगे। तो उसके पहले हम देखेंगे अल्फ्रेड मार्शल की परिभाषा। तो देखो दोस्तों, मार्शल एक ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में आर्थिक कल्याण पर फोकस करा। यानी कि इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र सिर्फ धन का अध्ययन नहीं है, बल्कि अर्थशास्त्र ऐसा सब्जेक्ट है जो मनुष्य के कल्याण की भी बात करता है, कि किस तरीके से मनुष्य का वेलफेयर होगा। कल्याण यानी वेलफेयर। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि धन क्या है? धन मात्र साधन है। धन क्या एक साधन है जिसके माध्यम से हम मनुष्य का क्या कर सकते? कल्याण कर सकते। और ये हमारा क्या है? साध्य है, एंड है। यानी कि धन का कलेक्शन करना ये अर्थशास्त्र का अध्ययन बिंदु बिल्कुल भी नहीं है। उसका फोकस हमेशा से रहा है धन के माध्यम से मनुष्य का कल्याण करना। और यही वजह थी अल्फ्रेड मार्शल को आर्थिक कल्याण पर बल देने वाली परिभाषा के लिए पहचाना जाता है। क्या दी तूने परिभाषा? तो अर्थशास्त्र की परिभाषा उन्होंने यूं दी थी कि अर्थशास्त्र एक और धन का अध्ययन है, और दूसरी ओर जो कि अधिक महत्वपूर्ण है, अधिक महत्वपूर्ण क्या है? ये मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है। मनुष्य के अध्ययन का भाग है मतलब मनुष्य के कल्याण के अध्ययन का भाग है। लेकिन इसके ऊपर भी कुछ इकोनॉमिस्ट ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से मनुष्य के सिर्फ भौतिक कल्याण पर भर दिया गया है। भौतिक कल्याण मतलब क्या? कि जिसमें हम बात करते हैं एक व्यक्ति अपने दैनंदिन दिनचर्या में, दैनंदिन दिनचर्या मतलब क्या? जो रोज का व्यवहार होता है उसमें व्यक्ति जो आर्थिक क्रिया करता है, बस उसी के ऊपर से फोकस करा गया है। अब आर्थिक क्रिया क्या होती है? अर्थशास्त्र में उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण, इन चार क्रियाओं को कहा जाता है आर्थिक क्रिया। तो देखो क्या कहते हैं अल्फ्रेड मार्शल, अर्थशास्त्र जीवन की साधारण दिनचर्या में मानव के कार्यों का मानव के कार्यों का अध्ययन है। यह व्यक्ति तथा समाज के कार्य के उस भाग की समीक्षा करता है जो सुख जो सुख
और कल्याण के लिए आवश्यक भौतिक साधनों की प्राप्ति और उनके उपभोग से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इस तरीके से उन्होंने परिभाषा की थी। यानी कि इस परिभाषा में उन्होंने फोकस किया कि अर्थशास्त्र क्या है? एक ऐसा विज्ञान है जो व्यक्ति के जो दैनंदिन दिनचर्या है, उसमें जो भौतिक संसाधन है, एक चीज पे आप फोकस करना, भौतिक संसाधन पे उन्होंने फोकस करा है। जो भौतिक संसाधन है, उनको प्राप्त करके एक व्यक्ति किस तरीके से अपने कल्याण में इंक्रीज कर सकता है या कल्याण को बढ़ा सकता है, इसके ऊपर फोकस करा। मतलब मान लो हमें भूख लगी है, तो हमारी इस भूख की जरूरत को फुलफिल करने के लिए हम अगर एक एप्पल खाते हैं, तो एप्पल भौतिक चीज है जिसे हम देख सकते हैं, बस उसी से हमारा कल्याण होगा। लेकिन कई चीजें ऐसे भी होती है जो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेकिन व्यक्ति के कल्याण को बढ़ाती है। और यही रीजन है कि अल्फ्रेड मार्शल की जो परिभाषा है, इसे भौतिक कल्याण पर फोकस देने वाली परिभाषा कहा जाता है। यानी सिंपल सिंपल, अल्फ्रेड मार्शल ने भले ही एडम स्मिथ से बेटर परिभाषा दी है, अर्थशास्त्र की परिभाषा को ये कल्याण तक ले आया, लेकिन ये परिभाषा भी किस पे फोकस करती है? सिर्फ भौतिक कल्याण तक फोकस करती है। और यही वजह है, इसके बाद जो इकोनॉमिस्ट आए थे, जिनका नाम है रॉबिन्स, एल रॉबिन्स, इन्होंने अर्थशास्त्र की सबसे अच्छी परिभाषा दी। और हर जगहों पे या बहुत सारी जगहों पे हम इस परिभाषा को अध्ययन करते हैं। इनकी परिभाषा संबंधित है अर्थशास्त्र के अध्ययन बिंदु से। मैंने आपसे स्टार्ट में क्या कहा था कि अर्थशास्त्र उन चीजों का अध्ययन करता है जहां पर व्यक्ति अनलिमिटेड थिंग्स को लिमिटेड रिसोर्सेस के माध्यम से पूरे करने की कोशिश करता है। और यही परिभाषा दी थी रॉबिन्स ने। रॉबिन्स ने क्या कहा था कि अर्थशास्त्र वो विज्ञान है जो अनेक उद्देश्यों, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो अनेक उद्देश्यों और वैकल्पिक उपयोगों वाले, क्या है, वैकल्पिक उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों के संबंध में मानव व्यवहार का अध्ययन है। यानी क्या, एक व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है, उसके उद्देश्य कैसे हैं? अनेक उद्देश्य। एक व्यक्ति की नीड्स अनलिमिटेड होती है, लेकिन इन नीड्स को फुलफिल करने वाले संसाधन कैसे दुर्लभ है, मतलब स्केर संसाधन है। और संसाधन स्केर के साथ साथ कैसे वैकल्पिक उपयोग वाले हैं, मतलब क्या, एक ही संसाधन का हम अनेक उद्देश्यों को फुलफिल करने के लिए क्या कर सकते हैं, उनका यूज कर सकते हैं। तो ऐसे में जब हमारे सामने समस्या आती है, उसे हम कहते हैं चुनाव की समस्या, मतलब चॉइस की समस्या, कि इन दुर्लभ संसाधनों का यूज करके हम कौन से नीड्स को पहले फुलफिल करें और कौन से नीड्स को बाद में फुलफिल करें। और इसी का जो अध्ययन बिंदु है, वही अर्थशास्त्र का अध्ययन बिंदु है, ऐसा उन्होंने कहा था। एल रॉबिन्स की परिभाषा की तीन इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। एक है असीमित आवश्यकताएं, यानी कि हमारे उद्देश्य क्या है, अनलिमिटेड है, ठीक है। सेकंड, जो संसाधन है वो कैसे है, दुर्लभ है, यानी कि सीमित संसाधन है। और सेकंड, थर्ड, साधनों के वैकल्पिक उपयोग है, मतलब क्या है, एक ही साधन का हम अनेक जगहों पे यूज करते हैं। और यही पे समस्या आती है, चुनाव की समस्या। इसके ऊपर एल्रोमिस ने चर्चा की थी। और इनकी परिभाषा एडम स्मिथ से भी आगे थी। एडम स्मिथ ने सिर्फ भौतिकवादी कल्याण की परिभाषा की थी, लेकिन ये उससे आगे आ गए थे। लेकिन रॉबिन्स की परिभाषा पहले भौतिक परिभाषा से आगे आकर उन्होंने मानव कल्याण पर भर दिया। लेकिन कुछ इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने इसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन लिया, कहा कि आज अगर हम अर्थशास्त्र का अध्ययन बिंदु देखें, तो वो सिर्फ व्यक्ति के कल्याण तक सीमित नहीं रहा है। इसमें हम व्यक्ति के कल्याण के साथ साथ देश का विकास, बेरोजगारी, गरीबी, इसका भी अध्ययन करते हैं। और यही वजह है कि रॉबिन्स की परिभाषा पूरी तरीके से अर्थशास्त्र के अध्ययन बिंदु को परिभाषित नहीं करती है। और यही वजह थी कि कुछ इकोनॉमिस्ट ने इस परिभाषा पर आलोचना की, यानी उसके ऊपर टिप्पणी की। पहली टिप्पणी क्या की उन्होंने, उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र का जो उद्देश्य है, वह आर्थिक व्यक्ति का कल्याण, ठीक है। और जो साध्य है, साध्य कैसे है, वो अनलिमिटेड है, सॉरी लिमिटेड है। लेकिन ये जो साध्य है, ये कभी क्या अच्छा है और क्या बुरा, इस बारे में बात नहीं करते हैं।
यानी कि वो यहाँ पर मोरल बात नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई व्यक्ति की नीड है, उसे स्मोकिंग करना है, तो स्मोकिंग की उसकी नीड फुलफिल होंगी उस चीज से जो स्मोकिंग में यूज करी जाती है। लेकिन स्मोक करना हेल्थ के लिए अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन रॉबिन्स की परिभाषा के हिसाब से कहीं पर भी क्या बुरा है और क्या भला है इसकी बात इसमें नहीं करी गई है। ठीक है। सेकेंड बात, जो इसके ऊपर जो टिप्पणी करी गई है वो ये है कि रॉबिन्स की परिभाषा केवल मूल्य सिद्धांत की बात करती है। रॉबिन्स की परिभाषा में विकास को पूरी तरीके से निगलेक्ट करा गया है। यानी कि रॉबिन्स का कहना था कि हमारे पास जो भी चीजें उपलब्ध है उसमें उसका हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ही करेंगे, उसे हम बढ़ाने के लिए किसी उत्पादन टेक्निक का या फिर इनोवेशन का अध्ययन नहीं करेंगे। यानी कि उन्होंने विकास के ऊपर फोकस नहीं करा। उसके बाद थर्ड आलोचना क्या करी गई है कि अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान के स्थान पर उन्होंने मानवीय विज्ञान तक ही बांध कर रखा है। यानी कि अर्थशास्त्र सिर्फ अध्ययन क्या करता है कि एक मानव का या एक व्यक्ति का किस तरीके से विकास होगा, लेकिन वो समाज के विकास की बात नहीं करते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा ना कि अर्थशास्त्र की इस परिभाषा में क्या अच्छा है और क्या बुरा है इसकी बात नहीं करी गई है। तो एक समाज के लिए क्या अच्छा है आपको तो पता है, मानव समाज का ये घटक होता है। अगर मानव का कल्याण हो रहा है तो साथ साथ समाज का भी कल्याण होना चाहिए। लेकिन पूरी परिभाषा में कहीं पर भी सामाजिक कल्याण की बात नहीं करी गई है। जैसे कुछ सामाजिक समस्याएं होती है, गरीबी हटाना, सभी के लिए अनाज उपलब्ध कराना, साथ साथ बेरोजगारी कम करना, इनके ऊपर इस परिभाषा में कहीं पर भी फोकस नहीं करा गया है। और आखिर में देखो नीचे लिखा भी गया बेरोजगारी की समस्या, इसकी भी व्याख्या में बात नहीं करी गई है। यानी कि कहने का मतलब यही है कि एल्रोमिस ने भले ही अर्थशास्त्र के सबसे स्टैंडर्ड और अच्छी परिभाषा दी है, लेकिन ये परिभाषा भी अर्थशास्त्र के सब्जेक्ट के स्कोप को कुछ लिमिटेड शब्दों में नहीं बांध पा रही है। यानी कि आज अर्थशास्त्र हमारे सामने जो उपलब्ध है, जो एडम स्मिथ के समय स्टार्ट हुआ था धन के अध्ययन से, वो आज एक ऐसे सब्जेक्ट के रूप में खड़ा है जिसमें हम आर्थिक विकास, आर्थिक कल्याण, व्यापार, कर, इन सभी की बात करते हैं। और यही वजह है कि अर्थशास्त्र को बांधने वाले अभी तक कोई ऐसी स्पेसिफिक या विशिष्ट परिभाषा नहीं आई है। इसलिए तो आज के आधुनिक इकोनॉमिक्स का कहना है कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं। उन्हें आर्थिक समस्या के अर्थशास्त्र के परिभाषा में सुधार करने की बजाय सिंपल सिंपल शब्दों में ऐसे कहा है कि अर्थशास्त्र क्या है, इस विषय की पूर्ण और सही जानकारी उसकी विषय वस्तु के विवेचन से प्राप्त होती है। आजकल विषय वस्तु को हम दो भागों में बांटते हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। आगे चल के पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमी, इस तरीके के अनेक विषय वस्तु आए हैं। हम जब इन विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं वही अर्थशास्त्र का स्कोप है या अर्थशास्त्र की परिभाषा है। ऐसा कह के आधुनिक इकोनॉमिक्स ने अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के ऊपर जो आलोचनाएं हो रही थी, टिप्पणी हो रही थी, उसको कम करने की कोशिश करी है। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है? अर्थशास्त्र का परिचय, अर्थशास्त्र की परिभाषाएं, जिसमें हमने देखी एडम स्मिथ की परिभाषा है। उसके बाद देखिए हमने अल्फ्रेड मार्शल की परिभाषा जिसे हम भौतिक विकासवादी परिभाषा कहते हैं, और एल रॉबिन्स की परिभाषा है जिसमें हमने चॉइस ऑफ टेक्निक्स का अध्ययन करा, ये देखा है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में मैं आपके सामने फिर से जल्दी प्रेजेंट हूँगा एक नया टॉपिक लेके। तब तक धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।